नमस्कार। हर घर पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। अब तक हमने चर्चा की 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में, किस प्रकार ये शुरू हुआ, क्या इसके केंद्र थे, क्यों ये विद्रोह असफल रहा। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे इस विद्रोह के परिणाम क्या निकले। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस विद्रोह के भारतीय इतिहास की ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। हालांकि यह असफल रहा था, सफल नहीं हो सका। स्वतंत्रता प्राप्ति का जो सपना था वो नहीं पूरा हो सका। फिर भी इसके जो परिणाम थे वो बड़े दूरगामी निकले। कुछ एक प्रमुख परिणामों का हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजनीतिक परिणामों से। तो सबसे बड़ा परिणाम राजनीतिक दृष्टि से यह निकला कि कंपनी के शासन का अंत हो गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1857 का विद्रोह हुआ था। उस समय 100 साल अंग्रेज़ों को भारत में हो गए थे। 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजी राज भारत में शुरू हुआ था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक कंपनी थी, भारत में आई थी, उसी ने शासन किया। और इस विद्रोह के बाद इस कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो समाप्त कर दिया गया। विद्रोह का कारण कंपनी का भ्रष्टाचारी शासन माना गया और इसी संदर्भ में नवंबर 1858 ईस्वी में एक एक्ट बनाया ब्रिटेन ने और महारानी ने इस एक्ट को पास करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया और सीधा भारत पर शासन जो है वो इंग्लैंड की सरकार का हो गया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल बोर्ड था, डायरेक्टर्स का कोड था, उन सभी को तोड़ दिया गया और इंग्लैंड की सरकार का जो सीधा शासन है वो भारत पर स्थापित कर दिया गया। शासन चलाने के लिए इंग्लैंड में एक भारत मंत्री की नियुक्ति की गई और मंत्री की सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई और भारत मंत्री जो है पूरे साल जो भी कार्य हुआ करता था वो ब्रिटिश संसद में फिर उसको पेश किया करते थे। इसके साथ ही जो गवर्नर जनरल की उपाधि थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेड हुआ करता था, उन्हें ये उपाधि मिलती थी, तो उसे समाप्त कर दिया गया क्योंकि अब भारत का जो शासन है वो सीधे तौर पर अंग्रेजी ताज के अधीन हो गया था। तो ये जो उपाधि है इसको बदल दिया गया वाइसराय से। वाइसराय मतलब राजा का प्रतिनिधि, तो वो उपाधि दी गई और जो लॉर्ड कैनिंग थे उस समय गवर्नर जनरल, वही भारत के पहले वाइसराय बने। इसके साथ ही अगर भारतीय राजनीतिक दृश्यों को देखें तो मुगल और पेशवा वंश थे, उनका अंत हो गया। आप जानते हैं कि इस विद्रोह का जो दिल्ली के अंदर उस समय जो बादशाह थे, बहादुर शाह जफ़र, वो मुगलों के अंतिम बादशाह रहे और विद्रोह में भाग लेने के लिए ही अंग्रेजी सरकार ने उनको 1857 में गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था और 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और इसके साथ ही भारत में मुगल वंश का अंत हो गया, जो कि 1526 ईस्वी में स्थापित किया था बाबर ने। इसी तरह पेशवा वंश की बात करें तो नाना साहिब जब असफल रहे तो वो नेपाल चले गए थे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई और वो ही पेशवाओं के अंतिम दावेदार थे। तो इस तरह पेशवा वंश का भी अंत हो गया। इस विद्रोह के बाद में जो अंग्रेजी शासकों की नीति थी भारतीय शासकों के लिए, उसमें परिवर्तन कर दिया गया। उनको ये आश्वासन दिया गया कि भाई अब आपके राज्यों को भविष्य में हम अंग्रेजी राज्यों में सम्मिलित नहीं करेंगे। साथ साथ ही लैप्स का सिद्धांत, जो कि भारतीय राजाओं में असंतोष का कारण बना, उसका भी त्याग कर दिया गया
और पहले की तरह जो भारतीय शासक को पुत्र गोद लेने, अपना उत्तराधिकारी घोषित करने, इन सभी का अधिकार दे दिया गया। साथ ही साथ जिन शासकों ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी विद्रोह को कुचलने में, उनको भी पुरस्कार दिए गए, कई उपाधियाँ दी गई। तो इस तरह से राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया। अब बात करते हैं सैनिक परिणामों की। तो सेना के संबंध में अगर हम बात करें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी उसको समाप्त कर दिया गया। और उस समय अगर बात करें तो भारत के अंदर दो प्रकार के सैनिक हुआ करते थे। एक तो वे जो पूरी तरह से कंपनी के अधीन होते थे, और दूसरे जिनको ब्रिटिश सरकार नियुक्त करके भारत भेजती थी। तो अब इन कंपनी की सेना का तोड़ दिया गया और दोनों सेनाओं को एक कर दिया गया, और सारी की सारी जो सेना है वो ब्रिटिश राज के अधीन हो गई। और आप जानते हैं विद्रोह का एक बड़ा कारण था भारतीय और अंग्रेज़ों की जो संख्या थी सैनिकों की, उसमें अंतर। विद्रोह के समय जो भारतीय सैनिक थे उनकी संख्या ज़्यादा थी और अंग्रेज़ी सैनिकों की संख्या कम थी। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए अंग्रेज़ों ने जो अंग्रेज़ी सैनिकों की संख्या थी, जो उस टाइम सेना में 40,000 थी, तो उसको बढ़ाकर 72,000 तक कर दिया। और इसी तरह भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई, जो पहले 2.25 लाख थी वो 1.25 लाख तक कर दी गई। तो इस तरह से यूरोपीय सैनिक जो थे उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया। और सबसे ज़्यादा परिवर्तन किया गया भारतीय सेना के पुनर्गठन में। पूरी की पूरी सेना को जाति के आधार पर बांट दिया गया। अब सेना में भर्ती के लिए भी सिख, गोरखे और पठान, इनकी ज़्यादा भर्ती की जाने लगी और इनको ही लड़ाकू जातियाँ घोषित किया गया। अब अवध और मध्य भारत के सैनिकों ने विद्रोह में भाग लिया था, तो उनकी भर्ती ही बंद कर दी गई और उनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। जितने भी सेना के महत्वपूर्ण विभाग थे, जैसे तोपखाना, बारूद, ये सब अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले लिए। और भारतीयों के पास जो शस्त्र दिए गए वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। और जाति पर बांटते हुए ही अंग्रेज़ों ने सेना को रेजिमेंटों में बांट दिया, अलग अलग जातियों की अलग अलग रेजिमेंट, जिससे कि उनमें आपसी एकता कायम ना हो सके। मतलब एक रेजिमेंट में एक ही जाति के लोग रहेंगे। तो कह सकते हैं कि हम भारतीय सेना का जब पुनर्गठन किया तो अंग्रेज़ों ने यहाँ भी फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया। और अब देखते हैं सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में क्या किया गया। तो सबसे पहले भारतीयों को नौकरी देने का वचन दिया महारानी विक्टोरिया ने। 1 नवंबर 1858 को घोषणा की गई और उसमें ये कहा कि भाई हम मतलब कि अंग्रेजी राज वो योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी सभी भारतीयों को, और जब नौकरियां दी जाएंगी तो जाति धर्म इस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और उच्च पदों पर भी नियुक्त किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं वास्तविक रूप में, और ना ही कुछ अंग्रेजी सरकार ने किया। और दूसरा जो परिणाम निकला, पहले भारतीय और यूरोपीय लोगों में संबंधों में तनाव नहीं था, मित्रतापूर्ण रहा करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो अत्याचार किए थे भारतीय लोगों पर, उनके कारण जो भारतीय लोग थे उनके मन में अंग्रेज़ों के लिए घृणा पैदा हो गई। और ये जो भावना थी ये दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और विश्वास जो है वो एक दूसरे का कोई भी नहीं जीत सका। और फिर आप जानते ही हैं कि स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलते ही रहे और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजी राज से आज़ाद हुआ। इसके साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। जो महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था उसमें कहा कि भाई अंग्रेजी सरकार जो है वो भारतीयों के धार्मिक विश्वास, परंपराओं, उनमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी और सभी व्यक्तियों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त रहेगी। और यहाँ भी उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति को पूरी तरह से अपनाया और
पूरी तरह से कोशिश की हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ, और इस नीति के बड़े गंभीर परिणाम निकले। अगले अध्याय में आप इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो इस विद्रोह के बाद में पूरी तरह से तहस नहस हो गई। न सिर्फ फसलें बल्कि संपत्ति को भी बहुत भारी नुकसान हुआ। जो उद्योग थे, वैसे तो उद्योगों का अंग्रेज़ों के आने के बाद इन्होंने हमारे बड़े नष्ट ही कर दिए थे, लेकिन जो भी थे वहाँ भी उत्पादन बहुत कम हो गया। भारत की जो सरकार थी उस पर कर्जा हो गया, ऋण हो गया ब्रिटिश सरकार का, लगभग 98 लाख पाउंड का। और इसको पूरा करने के लिए इंग्लैंड से कई अर्थशास्त्री जो है भारत बुलाए गए। उन्होंने कुछ नए कर लगाए और जो प्रशासन के कुछ भाग थे उनमें खर्चे में कटौती का सुझाव दिया, जो कि उस टाइम जो अंग्रेज़ी सरकार थी भारत की उसने मान लिया। तो कुछ हद तक दूर हुए आर्थिक संकट, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब हम चर्चा करते हैं विद्रोह से रिलेटेड कुछ पेंटिंग्स की, चित्रों की। और बहुत सी जानकारी इस विद्रोह से संबंधित जो है वो अंग्रेज और भारतीयों ने जो चित्र तैयार किए थे उनसे प्राप्त होती है। अब अगर हम इन चित्रों को देखें तो हमें ये पता चलता है कि भाई चित्रकार जो है घटनाओं को किस तरह से देखते थे। तो ये जो आप इस टाइम सामने स्क्रीन पर चित्र देख रहे हैं, इसका नाम है द रिलीफ ऑफ लखनऊ। इसमें ये अंग्रेज़ों द्वारा ही बनाया गया है। इसे टॉम्स जोन्स बार्कर ने बनाया था। और इसमें यह दिखाया गया है कि भाई जो विद्रोही लोग हैं उनको कुचलने के लिए अंग्रेज़ी सेना आ चुकी है और बड़ी शीघ्रता से ही उनको छुड़ाने में सफल हो गई है। इस तरह का ये, मतलब कि जब अंग्रेज़ी सेना लखनऊ में आई है तो उसके आगमन के जश्न का वर्णन करता है ये चित्र। और संकेत आप जैसा इसमें देख ही रहे हैं, अंग्रेज़ी सैनिक बड़े भावपूर्ण तरीके से विजयी मुद्रा में है, जबकि भारतीय सैनिकों को घायल अवस्था में दिखाया गया है, आगे पीछे पड़े हैं और विनाश नीला का दिखा रहे हैं। और जो इसके बीच में जो ये घोड़े दिखाए जा रहे हैं, विजयी तस्वीर है, तो ये दर्शाती है कि भी ब्रिटिश सत्ता की पुनः स्थापना हो चुकी है और जो अंग्रेज़ों पर संकट आया था वो अब दूर हो चुका है। अब ये जो चित्र है इसे जोसेफ नाइटल पेंटिन ने बनाया था, इन मेमोरियम। ये उस समय की भावनाओं को प्रस्तुत किया है, क्योंकि जब ये खबरें ब्रिटेन के समाचार पत्रों में छपती थी किस तरह से विद्रोह में अंग्रेज़ों के साथ व्यवहार हो रहा है, जिस समय हिंसक घटनाएं हुई ब्रिटिश औरतों और बच्चों के साथ, उन्हीं को लेकर ये चित्र बनाया गया है, जिसमें कि अंग्रेज औरतें और बच्चे दिखाए गए हैं जो कि अत्यंत पीड़ा में है, सदमे में है और एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और बड़े मासूम दिखाई दे रहे हैं। और इसमें पीछे अगर आप देखें तो जो ब्रिटिश सेना है वो रक्षक की भूमिका में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इस समय आप स्क्रीन पर दो चित्र और देख रहे हैं, ये भी इंग्लैंड के समाचार पत्र में प्रकाशित हुए थे। इस पहले चित्र का नाम है जस्टिस। ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने जो प्रतिशोध लिया भारतीयों से उसका समर्थन करता हुआ ये चित्र है। इसमें न्याय की देवी के रूप में एक स्त्री का चित्र बना हुआ है, जिसके एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में ढाल है और वो बड़ी आक्रामक मुद्रा में है और मुख पर गुस्सा है, बदला लेने की चाह है और भारतीय सैनिकों को वो अपने पैरों के नीचे कुचल रही है। और इस चित्र के अंदर जो समाचार पत्र में लिखा हुआ था वो था, कानपुर में हुए भीषण नरसंहार के समाचार ने समूचे इंग्लैंड में प्रतिशोध की गहरी चाह और भयानक अपमान का भाव पैदा कर दिया है। मतलब हमें न्याय मिलना चाहिए। इसके बाद अगला चित्र जो आप इसमें देख रहे हैं वो है बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का प्रतिरोध।
ये भी पंच नामक पत्रिका में ही प्रदर्शित हुआ था। ये चित्र है जिस समय विद्रोहियों पर लॉर्ड कैनिंग कार्रवाई नहीं कर रहे थे, उस समय ये चित्र प्रकाशित हुआ था पंच में ही 1857 में, अक्टूबर 1857 में। और इसमें लॉर्ड कैनिंग को दिखाया गया है और एक विद्रोही सैनिक को, जो कि तलवार लेकर आया है और तलवार पर उसकी रक्त अभी बह रहा है और कैनिंग उसके सिर पर हाथ रख रही है। तो इसमें भारतीय सैनिक को अपनी गलती का एहसास करते हुए दिखाया गया है। और भारतीय परिदृश्य की अगर हम बात करें तो जो 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी आंदोलन चले, तो उसमें 1857 का जो विद्रोह था उससे एक नई प्रेरणा मिली। और हम जानते ही हैं कि इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है। और इस विद्रोह में जिन नेताओं ने भाग लिया, जिन लोगों ने भाग लिया, उन्हें महान देशभक्त माना गया। और इनके जो चित्र हैं, उस समय के जो पेंटिंग्स थी, फिल्में थी जो बाद में बनी, उसमें रानी लक्ष्मीबाई की जो छवि है वो एक मर्दाना योद्धा के रूप में स्थापित की गई। उन्हें सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया, घोड़े पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए दिखाया गया, दुश्मनों का पीछा करते हुए ब्रिटिश सैनिकों को यमलोक पहुंचाते हुए वो आगे बढ़ रही है। तो इस तरह के चित्रों ने भारतीय लोगों में एक नई स्फूर्ति का संचार किया। इसी के साथ हम आज का अध्याय समाप्त करते हैं। हैव ए गुड डे।